नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी प्रिय विद्यार्थी जुड़ेंगे हमारे साथ में सत्याधीश शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों को देखिएगा, ठीक है ना। अरे आ गए हैं भाई साहब ऋतु राजपूत, ठीक है ना। सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ से हटा दें, ठीक है, ओके। एमबीपीएससी के लिए 6 दिसंबर को आप सभी विद्यार्थियों को सत्याधीश शर्मा क्लासेस के ऑफलाइन टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप सभी विद्यार्थी, आप जिस भी कोचिंग के हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट के हैं, आप जहां के भी रहने वाले हैं, अगर 6 दिसंबर को आप उपस्थित हैं इंदौर में, तो सत्याधीश के ऑफिस पर आप जरूर आएं। सत्याधीश शर्मा क्लासेस के नौलखा ब्रांच पर आप जरूर आएं और यहां आकर आप टेस्ट लगाकर आप अपनी स्थिति को जरूर जानें, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था रखी गई है। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। वो पहला प्रश्न क्या है वो देखो सामने, ठीक है। देखो भाई साहब, लगा उत्तर। किस सम्राट के द्वारा, किस सम्राट अर्थात किस राजा ने के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया, अर्थात शिवपुरी से हाथी मंगवाए थे। वह जगह जो आज की तारीख में, वह जगह जो आज की तारीख में माधव नेशनल पार्क में आती है। किस में आती है? माधव नेशनल पार्क में आती है। वह माधव नेशनल पार्क वाला जंगल जो था, उस जंगल से अब जो सामने नाम दिए गए हैं, एक भी ऐसा राजा नहीं था जिसके समय पर माधव नेशनल पार्क हो। माधव नेशनल पार्क तो 1958 में बना है। इसलिए बताइएगा कौन से राजा ने शिवपुरी के जंगलों से हाथी बुलवाए थे। इनमें से एक ऐसा राजा था जो जंगलों में शिकार करने शिवपुरी क्षेत्र में आया करता था और उसे वहां की सुंदरता और वहां पर निवास करने वाले हाथी बड़े पसंद थे। और अपनी सेना के लिए हाथियों की जब आवश्यकता पड़ी तो राजा अकबर ने यहां से हाथियों का एक झुंड बुलवाया था। इसका वर्णन भी याद रखिएगा किसमें किया गया है? अकबरनामा में। किसमें किया गया है? आईने अकबरी जिसे कहा जाता है, आईने अकबरी में किया गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अरे ये सत्या भाई, गुड मॉर्निंग बाद में करना, इधर उत्तर दो बेटा, नहीं तो गुड मॉर्निंग नहीं, जीवन भर के लिए गुड नाइट ही रहेगी। जीवन में अंधेरा, शिक्षा के बिना सब अंधेरा है। नौकरी चाकरी तो करोगे, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। जितने अच्छे एजुकेटेड रहोगे, खराब जगह वाले खुद ही कह देंगे महोदय आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, अच्छी जगह जाओ, ठीक है ना। आओ, शिक्षा बहुत जरूरी। रामू भाई बैठो, जल्दी लगाओ, जल्दी से प्रश्न का उत्तर। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन के विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की बात कर रहा है, कौन से स्थान पर स्थित है? मैं आपको पहले ही बता दूं, यशोवर्मन के 2 अभिलेख हैं मंदसौर में। यशोवर्मन के 2 अभिलेख हैं मंदसौर में। कितने अभिलेख है? 2 अभिलेख है मंदसौर में। तो बताइएगा कौन सा विजय स्तंभ जो है वो स्थित है? सौंधनी का, चिमोलिया का, मानपुरा का, अफजलपुर का, कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। ABCD 4 जो दिए गए उसमें से कौन सा होगा? ठीक है ना, सौंधनी का, चिमोलिया का, मानपुरा का, अफजलपुर का। राइट आंसर होगा सौंधनी का। कौन सा होगा राजा भैया? सौंधनी का, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आपको कभी याद हो तो इससे मिलता जुलता है, आपको याद रखना होगा। आपसे कल को कोई पूछ ले कि धमोनी उर्स कहां पर है, धमोनी उर्स, तो धमोनी उर्स का उत्तर क्या दोगे? सागर में। कहां पर है? सागर में। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि धमनार की गुफा कहां पर है, धमनार की गुफा, तो धमनार की गुफा का फिर उत्तर कहां लगा कर आओगे? तो धमनार की गुफा याद रखिएगा, ये आपको मिलेगी मंदसौर में। कहां पर मिलेगी धमनार की गुफा? मंदसौर में। नेक्स्ट पर चलें, अगला प्रश्न देखें। देखो भैया राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? याद रखिएगा, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य, गुप्त, परमार या चोल? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, इनमें से बताना है किस साम्राज्य की राजधानी थी आगर मालवा। बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर दीजिए। आगर मालवा निम्न में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? प्राचीन काल की बात कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को याद रखना है कि चारों में से आपको पहले देखना है कि आगर मालवा कहां आता है। तो आगर मालवा आप सभी लोग जानते हैं कि आगर मालवा कहां पर आता है भैया राजा? तो आगर मालवा जो क्षेत्र है, आगर मालवा जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है? मालवा। और आप सब जानते हैं कि मालवा के शासक कौन थे? तो मालवा के शासक थे परमार। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो ये उत्तर गलत नहीं होता, ये उत्तर बिल्कुल गलत नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमार। तो मालवा के परमार, कहते हैं ना मालवा के परमार शासक, तो ये वही परमार था। मालवा के परमार शासक ये वही परमार था। आगे बढ़े मेरे भाई, मालवा के परमार शासक जो है वो यही शासक था। नेक्स्ट पर चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जहां मुगल गर्मियों के समय पर
अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश या ग्रीष्मकालीन समय को बिताने के लिए आते थे? ग्वालियर हुआ, शिवपुरी हुआ, आगर मालवा हुआ, झाबुआ हुआ। चार चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइएगा जल्दी से। आगर मालवा है, झाबुआ है, ग्वालियर है, कौन सा स्थान होगा? अकबर, वो सिर्फ आप लोगों से पूछा है मुगलों के लिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं बताता हूं। मालवा में उज्जैन से 65 किलोमीटर, आगर मालवा से हूं, वेरी गुड, ठीक है। चलिएगा, किसी ने उत्तर दिया है शिवपुरी, ज्यादातर बच्चों ने उत्तर दिया है शिवपुरी। मैं आप लोगों को बता दूं, शिवपुरी इसका गलत उत्तर है, शिवपुरी इसका गलत उत्तर है, बिल्कुल। इसको हटा देते, कोई दिक्कत थोड़ी था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये परीक्षा कौन सी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, ये पटवारी परीक्षा 2018 का प्रश्न है, पटवारी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। और पटवारी परीक्षा 2018 ने इसको उत्तर क्या माना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आगर मालवा, ऑप्शन नंबर सी आगर मालवा इसका राइट आंसर माना गया है। कौन सा स्थान है? आगर मालवा। और ये बात सच है कि आगर मालवा को आप आज एक बहुत छोटा सा क्षेत्र समझ के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आगर मालवा का तापमान रात्रि के समय पर बहुत कम हुआ करता था। रात का तापमान जो होता है वो कम तापमान के कारण आगर मालवा को रखा गया है। इस कारण से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। गलत कैसे? वो पूछ रहा गलत कैसे, ठीक है ना। अरे मुगलों के दौर में, मुगलों के दौर की अगर मैं बात करूं तो मुगलों के दौर का पूछा गया आप लोगों से, ठीक है ना कि सिंधियाओं का पूछा गया है, ना कि सिंधियाओं का पूछा गया है। हाँ, अब पटवारी, एक कह रहे हैं कि पटवारी का है इसलिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई बोला था पटवारी में एमपी जीके नहीं आता, अरे जुलोधी। चलो भैया, अगला प्रश्न, पटवारी में एमपी जीके नहीं आता तभी टॉपर से पूछा जाता है कि प्रदेश की राजधानी कहाँ है ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये सब पूछा जाता है भैया आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न क्या है, ठीक से देखिएगा। दतिया वाकर, दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? महाभारत, वेद, रामायण या उपनिषद। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, उत्तर दीजिएगा। देखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिएगा, सब इंजीनियरिंग, ठीक है ना, देखिएगा सब इंजीनियरिंग एग्जाम जो है, सब इंजीनियरिंग एग्जाम जो है, उस सब इंजीनियरिंग एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है ये इसी से उठाकर तुरंत कॉपी किया गया पटवारी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। तो प्रश्न जो होते हैं रिपीट कैसे होते हैं यहां से समझ में आएगा। इसका उल्लेख कहां पर मिलेगा? तो महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। कौन से ग्रंथ में मिलेगा? महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। कौन से ग्रंथ में राजा भैया? महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। एक और पॉइंट आप लोगों को बताता हूं, महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। एक पॉइंट आप समझिएगा कि दतिया वाकर, दतिया की अगर मैं बात करता हूं तो दतिया का प्राचीन नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। दतिया जो शहर दिया है ना, इसका प्राचीन नाम अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दतिया का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको क्या उत्तर देना है? दिलीप नगर। दतिया का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर। दतिया का प्राचीन नाम क्या है राजा भैया? दिलीप नगर। दतिया का प्राचीन नाम क्या होगा? दिलीप नगर। दतिया को और किस नाम से जाना जाता है? दतिया को जाना जाता है लघु वृंदावन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? लघु वृंदावन के नाम से दतिया को जाना जाता है। प्राचीन नगर किसे कहते हैं? प्राचीन नाम दिलीप नगर है। दतिया को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ जाएं। माँ पीताम्बरा देवी का मंदिर है, यहाँ पर पीताम्बरा लोक भी बनेगा, ठीक है ना। पीताम्बरा, पीताम्बरा, ठीक है ना, पीताम्बरा लोक, देवी पीताम्बरा लोक। पीताम्बरा लोक कहां पर बनेगा? तो दतिया में बनेगा। और दतिया में एक और लोक बनाने की बात चल रही है, रतनगढ़ देवी लोक। कौन सा गया? रतनगढ़ देवी लोक, ठीक है ना। ये दोनों स्थान कहां पर आएंगे? दतिया के अंतर्गत, दतिया के अंतर्गत। नेक्स्ट पर चलें, ठीक है। दिलीप नगर, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी शहर है, जैसे कि दमोह है, दमोह है, दमोह का पुराना नाम क्या था? तो दमोह को कहा जाता था तुंडीकेर। क्या कहा जाता था? तुंडीकेर कहा जाता था। मैं बार बार बताता रहता हूं, विदिशा जो है, विदिशा, विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? दशारण। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? दशारण, दशारण है, ठीक है ना। बेशनगर विदिशा, बेशनगर के नाम से भी जाना जाता है। बेशनगर विदिशा, दशारण विदिशा। एक और पूछा जाएगा आप लोगों से, शहडोल। शहडोल जिला है जो महाभारत काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। किस नगर के नाम से जाना था? विराट नगर के नाम से जाना जाता था। आपसे नरवर पूछा जाएगा, नरवर शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। इसे निषाद नगर के नाम से जाना जाता था। किस नगर के नाम से? इसे निषाद नगर के नाम से जाना जाता था। नरवर को निषाद नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। वहीं पर आप देखेंगे बुरहानपुर, कौन सा जिला है?
बुरहानपुर, या कौन सा शहर है, बुरहानपुर, इसे खानदेश के नाम से जाना जाता है। किस देश के नाम से जाना जाता है, खानदेश के नाम से जाना जाता है, इसे खानदेश के नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोगों से पूछेंगे और कौन सा शहर पूछा जा सकता है, आप लोगों से पूछा जाएगा मंदसौर, आप लोगों से पूछा जाएगा मंदसौर। मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, दशपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दशपुर के नाम से। आपसे पूछेंगे मुरैना, आपसे पूछेंगे मुरैना, तो इसको जाना जाता था मोरवन के नाम से। किस नाम से, मोरवन के नाम से। मुरैना को कहते थे मोरवन, मुरैना को कहते थे मोरवन। यहीं पर आप लोगों का आता है कटनी, कटनी को क्या कहा जाता है, मुंडवारा। कटनी जिले का पुराना नाम क्या है, तो कटनी जिले का पुराना नाम क्या होगा, मुंडवारा। कटनी का पुराना नाम क्या होगा, मुंडवारा। यहीं पर आपको एक जिला आता है जिसका नाम है रीवा, रीवा को कहा जाता था भथा। क्या कहा जाता था रीवा को, रीवा को कहा जाता था भथा। यहाँ पर देखिएगा अमरकंटक, ठीक है ना, ये अमरकंटक क्षेत्र जो है, अमरकंटक का बहुत प्राचीन नाम आम्रकूट रहा है। क्या रहा है, आम्रकूट के नाम से भी जाना गया, अमरकंटक को आम्रकूट के नाम से भी जाना गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सुनहरे जिले किसे कहा जाता है, आप लोगों से पूछेंगे सुनहरे जिले किसे कहते हैं, सुनहरे जिले किसे कहा जाता है, तो खंडवा हो गया, साथ में खरगोन हो गया, और खरगोन का ही एक हिस्सा हो गया, उसको क्या कहते हैं, बुरहानपुर, सॉरी बड़वानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़वानी को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को, ये सब प्राचीन नाम आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जाएगा खजुराहो को क्या कहते थे, खजुराहो को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे खरजूर वाहक। क्या कहते थे, खरजूर वाहक, खजूर वाहक कहते थे। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड, जो आज की तारीख में आप जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो बुंदेलखंड को कहा जाता था जेजाग भुक्ति। क्या कहा जाता था, जेजाग भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति। निमाड़ की अगर पूछा जाए, निमाड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो निमाड़ को कहते थे अनूपदेश। क्या कहा जाता था, अनूपदेश, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा बघेलखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो बघेलखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो कारूश देश के नाम से। किस देश के नाम से, कारूश देश के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जाएगा बड़वानी को किस नाम से जाना जाता था, तो बड़वानी को जाना जाता था निमाड़ का पेरिस। क्या कहा जाता था, निमाड़ का पेरिस, निमाड़ का पेरिस कहा जाता था, निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। आपको पूछा जाएगा ऊन को किस नाम से जाना जाता था, ऊन को जाना जाता था निमाड़ का खजुराहो। क्या कहते थे, निमाड़ का खजुराहो, निमाड़ का खजुराहो। ये ऊन कहाँ पर है, तो ऊन याद रखिएगा खरगोन जिले में आता है। कहाँ पर आता है, खरगोन जिले में आता है। ऊन कहाँ पर आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाला जगह है, ठीक है ना। महिदपुर उज्जैन जिले का जो है, महिदपुर, महिदपुर को किस नाम से जाना जाता था, मणिपुर के नाम से जाना जाता था, मणिपुर के नाम से जाना जाता था। ग्वालियर को क्या कहते थे, तो ग्वालियर को कहते थे वत्स, ग्वालियर को कहते थे वत्स, और ग्वालियर को कहते थे पवाया। क्या कहा जाता था, पवाया कहा जाता था। यहीं पर पूछा जाएगा जबलपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो जबलपुर को कहते थे त्रिपुरी, जबलपुर को कहते थे त्रिपुरी, जबलपुर को कहते थे तेवर, तेवर, जबलपुर को कहते थे जबालीपुरम। क्या कहा जाता था, जबालीपुरम, त्रिपुरी, तेवर और जबालीपुरम। इतने नाम आपको प्राचीन सभी के याद रखना है, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बार में, एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लो, सब काम हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान आज की तारीख में है, उसके प्राचीन नाम है ये, ठीक है ना। कहते थे का मतलब है कि नाम रखे गए हैं उस समय से, कहते ही हैं अभी भी, ठीक है ना। क्लियर हुआ आप लोगों को, 3 नाम हो गए। अरे लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लिया। और देखो यहां पर 1-2 नाम और देखो। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की अयोध्या कहते हैं ओरछा को। किसे कहते हैं भैया, ओरछा को, ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहते हैं। मध्य प्रदेश का काशी, मध्य प्रदेश की काशी किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की काशी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है कुंडेश्वर को। किसे कहा जाता है, कुंडेश्वर को। कुंडेश्वर कहां पर आता है, टीकमगढ़ में आता है। कहां पर आता है, टीकमगढ़ में आता है। कुंडेश्वर कहां पर आता है, टीकमगढ़ में आता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम पर भी कई सारे नाम आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है,
मध्य प्रदेश की अयोध्या बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की काशी कुंडेश्वर को कहा जाता है, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। कहां पर आती है? टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। दमोह लिखा ना आपने, दमोह तुंडीकेर, दमोह को पीतल नगरी भी कहते हैं। दमोह को क्या कहते हैं? पीतल नगरी। दमोह को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दमोह को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दमोह को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो हाँ, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है संस्कार राजधानी। क्या कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है संस्कार राजधानी। जबलपुर को कहा जाता है संस्कार राजधानी। संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, इसे संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये हुआ। और प्राचीन नाम बताता हूं, और प्राचीन नाम बताता हूं, और प्राचीन नाम बताता हूं। इधर देखिएगा, और प्राचीन नाम देखिएगा। एरण एक जगह है, एरण। एरण, एरण जो सागर में आता है, एरण सागर जिले के अंतर्गत आता है एरण। इसे कहा जाता था स्वभोग नगर। क्या कहते थे? स्वभोग नगर। एरण को क्या कहते थे? स्वभोग नगर। कल को आपसे कोई पूछे कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो सांची को याद रखिएगा। सांची कहां पर है? तो सांची रायसेन जिले में आता है। सांची कौन से जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। सांची को क्या कहा जाता था? काकनाड। सांची को क्या कहा जाता था? काकनाड, ठीक है ना। काकनाड के नाम से जाना जाता था। ये सब बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं मेरे राजा, जहां पर कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है ना। अब देखिएगा उज्जैन, ठीक है ना। उज्जैन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। देखिएगा उज्जैन, उज्जैन को ओजैन किसने कहा है? ओजैन किसने कहा है? उज्जैन को ओजैन पकड़ में आ जाएगा, लेकिन किसने कहा है? टॉलमी ने। किसने कहा है? टॉलमी ने। किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है, याद रखिएगा। उज्जैन को अच्युतगामी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अच्युतगामी, ठीक है ना। ये अच्युतगामी किसके समय पर कहते थे? बौद्ध धर्म के समय पर। बौद्ध धर्म के समय पर उज्जैन को अच्युतगामी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अवंतिका, उज्जैन, अच्युतगामी। नेक्स्ट पर चले राजा, अगला प्रश्न। जय हिंद राजा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको समय नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूं मैं। ये उसी प्रश्न का एक खाली पेज है। अब आप लोगों को अगले प्रश्न के लिए मुझे इसे रब करना होगा। 1 2 3 सभी का हो गया भैया। नेक्स्ट पर चलो। देखो भैया राजा, हो गया ना मेरे भाई। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो थोड़ी सी गलती कर दी आपने। पीछे जाकर वीडियो को पीछे ले जाकर थोड़ा सा बैक करके भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है वह अनूपपुर, अशोकनगर, छतरपुर, चंदेरी कहां पर है? बत्तीसी बावड़ी कहां पर है? तो याद रखिएगा, आप लोगों को बताना है बत्तीसी बावड़ी कहां पर है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर। अब बावड़ी का मतलब क्या होता है? पानी भरने का स्थान होता है, एक तरह का जल स्रोत होता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर दीजिएगा। चंदेरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदेरी। तो यहां पर भी राइट आंसर क्या होगा राजा भैया? चंदेरी। तो बत्तीसी बावड़ी कहां पर होगी? तो चंदेरी में होगी, ठीक है ना। वही अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चंपा बावड़ी कहां पर है, चंपा बावड़ी कहां पर है, ठीक है ना, चंपा बावड़ी कहां पर है, तो चंपा बावड़ी आपको मिलेगी मांडू में। चंपा बावड़ी कहां पर मिलेगी राजा भैया? मांडू में। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखो भैया। चंपा बावड़ी कहां पर है मेरे भाई? चंपा बावड़ी मिलेगी मांडू में। बत्तीसी बावड़ी कहां पर मिलेगी राजा भैया? तो बत्तीसी बावड़ी आपको कहां पर मिल जाएगी? लिखो जल्दी से। बिल्कुल अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग उत्तर है, दोनों को सेम समझ के उत्तर मत डाल दीजिएगा दादा। मऊगंज को किस राजवंश ने स्थापित किया था? पुराना नाम क्या है मऊगंज के बारे में? लिखा? नेक्स्ट में चले। बहुत बढ़िया। रिमोट कहाँ है? रिमोट दीजिए भैया। नेक्स्ट पर आइएगा, नेक्स्ट पर आइएगा। मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी, जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? बहुत बढ़िया। होशंग शाह, गजनी खान, महमूद खिलजी, दिलावर खां घोरी। मालवा सल्तनत की स्थापना, अच्छा प्रश्न है। मालवा सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, एक तो आया था गौरी वंश, आपको बता दिया है मैंने। एक वंश था गौरी वंश, एक वंश था खिलजी वंश, खिलजी वंश, और एक वंश था गुजराती मुस्लिम, ठीक है ना। एक वंश कौन था? तो याद रखिएगा, ये गुजराती मुस्लिम थे,
वंश अंश का नाम नहीं दिया था। इसी वंश का पहला राजा था हुसैन खां। क्या नाम था? हुसैन खां। हुसैन खां जो था वो हुसैन खां उर्फ दिलावर खां गोरी। अब चूंकि गोरी वंश का था तो दिलावर खां हो गया। तो याद रखिएगा 1401 1401 में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नींव रखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिलावर खां गोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े मेरे राजा भाई। इसी का बेटा था, दिलावर खां का बेटा था, पुत्र था। दिलावर खां का पुत्र कौन था? तो वो था भैया होशंग शाह गोरी। इसी का नाम था, मूल नाम क्या था इसका, बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था अलप खां। क्या नाम था राजा भैया? अलप खां। अलप खां होशंग शाह गोरी के नाम से राजा बना। बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़े राजा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? कौन जो था वो देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? हरसिद्धि माता का मंदिर आप लोगों को बता दूं मैं, ये कहां पर है? तो हरसिद्धि माता का मंदिर है उज्जैन में। कहां पर है राजा भैया? उज्जैन में। तो अब दो नाम तो आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन से? हरसिद्धि माता का भक्त था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर। चार में से नाम बताइएगा। अब मैंने कितनी बड़ी हिंट दे दी कि हरसिद्धि माता का मंदिर अगर उज्जैन में है, तो अब आप लोगों को तो सोचना भी नहीं चाहिए कि उत्तर क्या लगाना। ठीक है ना, याद रखिएगा शक्तिपीठ है यह, हरसिद्धि माता का मंदिर शक्तिपीठ है। विक्रमादित्य इसके परम भक्त थे। यूं कहते हैं कि विक्रमादित्य की कुलदेवी भी थी। अब यहीं पर देखा जाता है कि एक माता मंदिर है जिसका नाम है गढ़कालिका माता मंदिर, वो कालिदास की कुलदेवी थी, ये विक्रमादित्य की थी। तो हरसिद्धि माता का मंदिर शक्तिपीठ में शुमार है, उज्जैन में है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में रुद्र सागर कहां पर है? रुद्र सागर कहां पर है? इसी के तो किनारे पर, रुद्र सागर उज्जैन में है, इसी के किनारे पर तो आपका महाकाल लोक बना हुआ है। कौन सा लोक बना हुआ है? महाकाल लोक। महाकाल लोक बना हुआ है। महाकाल मंदिर भी इसी के किनारे पर है। ठीक है ना, आपने सुना होगा सात सागर, ये पीएससी के 2020 का प्रश्न था, अब तो रिपीट होने से रहा। सात सागर, नौ नारायण, नौ नारायण और 84 महादेव, 84। सात सागर, नौ नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा कहां पूर्ण होती है? उज्जैन में पूर्ण होती है। ठीक है ना, लिखा आप लोगों ने? याद रखिएगा, देश की पहली वैदिक घड़ी, देश की पहली वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी, नाइट गार्डन, नाइट गार्डन, याद रखिएगा नाइट गार्डन, देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, नाइट गार्डन उज्जैन में। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है ना, और एक और है नक्षत्र वाटिका। नक्षत्र वाटिका, ये नक्षत्र वाटिका मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो नक्षत्र वाटिका उज्जैन में। वैदिक घड़ी, नाइट गार्डन, नक्षत्र वाटिका, ये सब कहां पर मिलेंगे आप लोगों को? आप राजा, उज्जैन में मिलेंगे। साथ ही साथ में जंतर मंतर, जंतर मंतर, ये भी कहां पर होगा? जंतर मंतर उज्जैन में। ठीक है ना, मंगलनाथ मंदिर, ये मंगलनाथ मंदिर, ये मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में। ये काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर, ये भी कहां पर होगा? उज्जैन में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, उज्जैन के हैं सारे के सारी चीजें। ठीक है ना, नेक्स्ट पर चलिएगा। एमपीपीएससी फ्री मेगा मॉक टेस्ट ऑनलाइन वालों के लिए, अब वापस आइएगा, आपको क्या बता रहा हूं। ऑफलाइन वालों के लिए जो टेस्ट पेपर रहेगा आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑफलाइन वालों के लिए वो 6 दिसंबर को रहेगा। कब रहेगा? 6 दिसंबर को। लेकिन ऑनलाइन वाले जो हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, आप जैसे प्री विद्यार्थी, आप ऑफलाइन आके भी दे सकते हो और ऑनलाइन भी दे सकते हो, दोनों जगह। ये भी तो हो सकता है कि 6 दिसंबर को आप पेपर दें और पता लगे कि 6 दिसंबर के पेपर में क्या गलती कर दी, अगले दिन 4 दिन में कवर करके ऑनलाइन पेपर दे। ऑनलाइन पेपर होगा आपका 10 दिसंबर रविवार के दिन, और यहां पर आपकी दो दो मेरिट लिस्ट बनेगी, और 17 को आप पेपर देने जाएंगे। तो आपको देखो कितना एडवांटेज मिलेगा इसका, होगा। तो आप ऑनलाइन जरूर दें और ऑफलाइन भी दें। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। ओके भैया, अगला प्रश्न देखिएगा। राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? आदमकद आकार की मूर्ति है राजगद्दी एवं राजवाड़ा में अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, राजा भोज। बताओ, कोई प्रश्न का कोई हथपेर ही नहीं है, कितना सरल प्रश्न है।
चलिएगा, सब इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 और पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया, ठीक है ना। खान नदी में कौन सी नदी का पानी आता है? खान खान है, ठीक है ना। अहिल्याबाई होलकर कौन है राजा भैया? अहिल्याबाई होलकर। अब कितनी बार बता दिया। अच्छा, टेस्ट लगाने का सबसे बेहतरीन फायदा क्या है? मैं इन क्वेश्चंस को इतना रिपीट कर चुका हूं कि अब जो रेगुलर बच्चे हैं, लगातार बने रहने का और लगातार पढ़ने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो बच्चे हैं वो मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं भैया घर बैठे बैठे कि जन्म इनका 1725 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1795 में हुई थी। जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था, मृत्यु इनकी जो थी वो महेश्वर में हुई थी। जन्म इनका सिंधे परिवार मराठा में हुआ था, मृत्यु इनकी होलकर परिवार मराठा में हुई थी। 1766 से लेकर 1795 तक ये जो थी इन्होंने शासन किया था, ये शासिका बनकर रही थी। 1769 की बात करता हूं तो 1769 में इन्होंने सेकंड राजधानी बनाई थी। और सेकंड राजधानी का मतलब क्या था? तो सेकंड राजधानी कौन सी बनाई थी? तो सेकंड राजधानी बनाई थी महेश्वर। कौन सी राजधानी बनाई थी? दूसरी राजधानी महेश्वर बनाई थी। सेकंड राजधानी ये 1769 से 1818 तक रही, राजधानी रही, ये तो चली गई थी। और 1818 में वापस से राजधानी को कौन लेकर आए? तो याद रखिएगा यशवंत मल्हार राव होलकर थर्ड। कौन रहे? मल्हार राव होलकर सेकंड, ठीक है ना। मल्हार राव सेकंड जो थे वो राजधानी को वापस कहां पर लेकर आ गए? इंदौर लेकर आ गए। तो याद रखिएगा ये इनकी दूसरी राजधानी थी महेश्वर। नेक्स्ट पर चलिएगा, अगला प्रश्न है शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? कनिष्क के, समुद्रगुप्त के, अशोक के या अकबर के? देखिएगा समझदार बच्चा जो होगा वो एक व्यक्ति को तो नाम उड़ा ही देगा, यहां से हटा देगा। अकबर का नाम तो वो कहीं से कहीं तक आने भी नहीं देगा कि अकबर के कहां से यहाँ सिक्के आएंगे, यहाँ पर अकबर के सिक्के नहीं आए थे। अशोक के बारे में और भी सोच सकता है क्योंकि अशोक शहडोल तक तो पहुंचा था, शहडोल तक तो पहुंचा था क्योंकि आप शहडोल तक वो सॉरी सतना तक तो पहुंचा था, उचेहरा जिला सतना में। तो आप प्रश्न का उत्तर लगाने से पहले, ठीक है ना, आपको बताता हूं मैं। शहडोल जिले से मैं बात करता हूं। एक राजा है जिसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है राजा भैया? कनिष्क। कनिष्क इसका राइट आंसर होगा, कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान सुनना होगा कि कुषाण वंश, एक वंश था जिसका नाम था कुषाण वंश। क्या नाम था राजा भैया? कुषाण वंश। ये कुषाण वंश ने मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो कुषाण वंश ने, मैं केवल एमपी की बात कर रहा हूं, केवल एमपी की बात कर रहा हूं, इसने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा में। इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिशेस। क्या नाम था? कुजुल कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस। तो कुजुल कटफिशेस नाम का जो व्यक्ति था उसने राजधानी बनाई थी विदिशा को। कुजुल कटफिशेस की बात करता हूं तो इसके बाद में आया था सेकंड नंबर का राजा विम कटफिशेस। क्या नाम था? विम कटफिशेस, विम कटफिशेस, विम कटफिशेस। पहला पॉइंट तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों के अगर सिक्के देखे जाए तो कहां से मिले हैं? विदिशा से मिले। कहां से मिले? विदिशा से मिले। अगर टोटल में बात करूं तो याद रखिएगा कुषाण वंश के टोटल सिक्के जो है ना, याद रखिएगा 757, याद रखिएगा 757 टोटल सिक्के मिले हैं, टोटल सिक्के मिले हैं कुषाण वंश के एमपी से। इसमें से 324 सिक्के जो है ना वो कनिष्क के हैं। और कनिष्क के सिक्के कहां से मिले हैं? वो शहडोल से प्राप्त हुए। कनिष्क के राज दरबार में अगर देखा जाए तो कवि नागार्जुन थे, पंडित नागार्जुन जो थे, पंडित नागार्जुन जो थे वो किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है ना। कनिष्क के द्वारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत चलाया गया। शक संवत चलाया था किसने? कनिष्क ने। इसका उल्लेख कहां से मिलता है? तो ये शक संवत का उल्लेख कहां से मिलता है मैं आपको बताता हूं। तो इस शक संवत का उल्लेख मिलता है वनिष्क से, ठीक है ना, वनिष्क के अभिलेख से, वनिष्क के अभिलेख से, वनिष्क के अभिलेख से। ये वनिष्क का अभिलेख कहां पर मिलेगा? तो वनिष्क का अभिलेख मिलेगा आप लोगों को भेड़ाघाट में। कहां पर मिलेगा? भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में वनिष्क ने एक बौद्ध प्रतिमा की पीठ पर लिखवाया था, उससे हमें जानकारी मिलती है कि शक संवत की किसने बनवाया था। मन की बात मोदी जी के साथ में शहडोल के विचारपुरा गांव को मिनी ब्राजील की संज्ञा दी गई है। और मिनी ब्राजील की संज्ञा दी गई, फुटबॉल खेलते हैं इसलिए, ठीक है ना, फुटबॉल खेलते हैं इसलिए दी गई है। विक्रम संवत अलग है, विक्रम संवत 57 वाला विक्रम संवत है। ये जो संवत है ये शक संवत है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, देखिएगा शक संवत और विक्रम संवत में अंतर है। यहां पर देखिएगा मेरे राजा भाई, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। एक है शक संवत, एक है शक संवत,
शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने चलवाया। किसने चलवाया? कनिष्क ने चलवाया। शक संवत कनिष्क ने चलवाया। कब चलवाया? 78 78 ईस्वी में चलवाया। 78 ईस्वी में चलवाया। कनिष्क कौन से वंश का है? तो याद रखिएगा कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। यहां तक क्लियर हुआ? कुषाण वंश। ठीक है, यहां पर देखिएगा विक्रम संवत। विक्रम संवत कौन सा संवत? विक्रम संवत। विक्रम संवत किसने चलाया? तो विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया। विक्रमादित्य। अब चूंकि विक्रमादित्य उपाधि थी, इस कारण से राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने चलाया। कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में चलाया। 57 ईसा पूर्व में चलाया। ठीक है ना। ये कौन से वंश से था? तो गुप्त वंश से था। कौन से वंश से था? गुप्त वंश से था। आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे कि जो शक संवत है, ये हमारा शक संवत जो है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। नेशनल कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचांग है। और जो हमारा विक्रम संवत है, विक्रम संवत हमारा राजकीय पंचांग है, हमारा स्टेट कैलेंडर है मध्य प्रदेश का। राजकीय पंचांग हमारा कौन सा होगा? तो वो विक्रम संवत होगा। एक बेहतरीन पॉइंट बताता हूं, हमारे विक्रम संवत को कौन सा देश विक्रम संवत का प्रयोग करता है? तो नेपाल। तो भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहां विक्रम संवत चलता है? नेपाल देश में चलता है। कहां चलता है मेरे राजा भाई? नेपाल देश में चलता है। ये छोटी छोटी जानकारियां जो होती है ना, ये बड़े काम कर जाती है, क्योंकि इन छोटी जानकारियों पर बहुत सारे लोगों का नजर नहीं होता है। लोग मक्खन चुरा नहीं पाते हैं और वो जाते हैं गड्ढे में और बहुत खजाना निकालने, मतलब समुद्र मंथन करने जाते हैं कुल मिलाकर। और समुद्र में जहर भी आता है फिर, और वो पी नहीं पाते हैं। ठीक है ना? है? तगड़े से आ रहे हैं, तगड़े से आ रहे हैं। तुम देख रहे हो मेरी वेशभूषा अवस्था? बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से। तुम बाहर से आ रहे हो ना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो नेक्स्ट पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सन 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना था। समाचार पत्र का नाम बताइएगा। अंग्रेजों का कोप भाजन बना था, ये बताइएगा जल्दी से। ठीक है ना? अच्छा, कोई कह रहा है कि भैया वो सर चंद्रगुप्त था। अरे भैया वही उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही राजा विक्रमादित्य की उपाधि थी। घबराओ मत, वही था, वही था। ठीक है ना? चलिएगा, कौन सा समाचार पत्र था? तो देखो उसने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको भाई साहब, बहुत बड़ी हिंट दी है। छत्तीसगढ़। क्या कहा उसने? छत्तीसगढ़ का। जैसे उसने कहा छत्तीसगढ़ का, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ मतलब कि बघेल का वो वाला भाग जो उसके पश्चिम में आता है, महाकौशल। जी हाँ बिल्कुल, महाकौशल इसका राइट आंसर होगा। 1942 की अगर वो बात कर रहा है, तो ये कौन सा समय पर आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब की बात कर रहा है वो? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन से आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अच्छा सर, हमें ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे? जरूरत भी नहीं है ऐसे प्रश्नों को पढ़ने की। ऑप्शन खुद कहता है कि भाई मैं उत्तर हूं, मुझे लगा दो, गलती मत करो, मैं उत्तर हूं इसका। ऐसे प्रश्न के उत्तर नहीं छोड़े जाते। महाकौशल क्षेत्र मध्य प्रदेश को अगर ठीक से देखा जाए, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला जो भाग है, मध्य प्रदेश का सॉरी पूर्वी वाला जो भाग है, पूर्वी वाले भाग में अगर आप देखेंगे, तो इस वाले भाग में बचा ही क्या है? पूरा बघेलखंड क्षेत्र है, पूरा महाकौशल क्षेत्र है। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये बुंदेलखंड है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये आपका जो क्षेत्र है, ये इसको क्या कहते हैं? विंध्य क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आपका बचा हुआ पूरा, ये क्या कहलाता है? बघेलखंड कहलाता है। बघेलखंड। ये आपका जबलपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, क्या कहलाता है? महाकौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? महाकौशल के नाम से जानता है। अब बघेल विंध्य कोई दिया क्या आपको? ना विंध्य दिया, ना बघेल दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या लगाओगे? महाकौशल। क्षेत्र का नाम ही दे दिया ना उसने तो। नेक्स्ट पर चलिएगा। अरे भैया वो चंद्रगुप्त अलग था यार, भैया आप समझो। चलो उस पर बाद में बहस करेंगे। सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर को चुनिएगा। पीएससी ऐसे पूछते हैं ज्यादा कूट वाले प्रश्न। ठीक है, चलिएगा। पीएससी ज्यादातर कूट वाले प्रश्न पूछती है, तो आपको भी कूट वाले प्रश्न आपको ज्यादातर करवा देते हैं। ठीक है ना? आपको ये उत्तर देना है। बताओ जल्दी से, प्रश्न क्या है? भोज कहाँ के राजा थे? दुर्गावती कहाँ से थी? समुद्रगुप्त कहाँ से थे? अशोक कहाँ से थे? बन जाएगा उत्तर, बन जाएगा उत्तर। जल्दी बताओ, जल्दी। ए बी सी डी संबंधित मिलान कीजिएगा।
बताओ जल्दी से। वो लोगो बीच में आ रहा था इसलिए हटाया आपको। आर्मी बॉय निगम। 3 4 2 1, एक बच्ची ने कहा है 3 4 2 1, बाकी सारे के सारे कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप डी लगा दो, डी इज द राइट आंसर। एक कह रहा है डी इज द परफेक्ट। भाई साहब परफेक्ट भी है, अच्छा चलो भैया डी देख लो। मैं तो क्या लगा दूं, मैं पहले देख तो लूं। राजा भोज, धार। राजा भोज कहां से थे? धार से। तो धार इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर हम लगा देंगे, पहले के सामने लगा देंगे 3, 3 नंबर। दुर्गावती कहां से थी? दुर्गावती थी गोंडवाना से, गोंडवाना से, तो यहां पर लगा देंगे 4 नंबर। समुद्रगुप्त कहां से थे? समुद्रगुप्त विदिशा से थे, तो विदिशा, तो समुद्रगुप्त के आगे लगा देंगे आप 2 नंबर। और अशोक बच गए तो वो कहां चले जाएंगे? उज्जैन, 1 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। वाह यार राजा, वाह मेरे भाई, सबके सब सही निकले, वेरी गुड, शाबाश। डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर, 100% सही। दिलीप कुमार कह रहे, दिलीप आप 100% सही हो मेरे भाई। नेक्स्ट पर आइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था? क्लाइव, टॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइट। बताइएगा जल्दी से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे सरल ही प्रश्न है, खूब पढ़ाया इसे। ठीक है, चलिएगा। एक व्यक्ति आया जिसने एक वर्णन लिखा, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा, पूर्वी द्वीपों की यात्रा, ये वर्णन किसने किया है? तो जिसने वर्णन किया है वही व्यक्ति आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ज्यादा नीचे मत जाओ। सर टॉमस रो। कौन आया था राजा भैया? सर टॉमस रो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर टॉमस रो, ठीक है ना। सर टॉमस रो इसका राइट आंसर होगा। तक लिखा आप लोगों ने? अच्छा, इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया याद रखिएगा। इसमें वर्णन क्या किया गया? तो वर्णन क्या किया गया? तो इसमें वर्णन किया गया है मुगलों की, मुगलों के, मुगलों के षड्यंत्र, षड्यंत्र का खुलासा किया गया। इस किताब में मुगलों ने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे इसका खुलासा किया गया। साथ ही साथ में टॉमस रो को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, इंग्लिश खां की उपाधि। तो याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि किस व्यक्ति को मिली? तो इंग्लिश खां की उपाधि मिली भैया सर टॉमस रो को, ठीक है ना, सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो को। कैप्टन हॉकिंस का नाम सुना होगा, पहले आके चला गया था। नेक्स्ट पर चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इतना सरल होने के बावजूद भी एक आदि बच्चा फंस जाएगा इसमें। इतना सरल होने के बावजूद भी एक आदि बच्चा इसमें फिर भी फंस सकता है, ठीक है। चलिएगा, वैसे भी कोई बच्चा उज्जैन लगाता उससे अच्छा है कि मैं आपको बता दूं धार इसका उत्तर सही होगा। आपको एक बहुत अच्छे से बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसमें एक और चीज देखिएगा कि राजा भोज जो थे, भोज नगरी को कहां लेकर गए थे? भोपाल में लेकर गए थे। कहां पर लेकर गए थे? भोपाल में लेकर गए, भोजताल में। भोपाल के तालाब के बारे में कहते हैं कि भोपाल का तालाब इसलिए खुदवाया था कि किसी ने कहा था कि यहाँ का जो पानी है, इसके पानी को लगाने से, उनको कहता है कि भैया उनको चर्म रोग था ऐसा। मुझे नहीं पता कि भाई ये इन बातों में कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट पर आइएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती देश देश की रानी थी। आप सबको पता है कि वह जो थी अच्छा, रामगढ़, असीरगढ़, मांडू और मंडला। वेरी गुड, चलो बता दो। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती। अब चूंकि क्या विकल्प आपकी मर्जी का नहीं आया है, चूंकि विकल्प आपकी मर्जी का नहीं आया है, तो आप कहाँ जाओगे? बताओ जल्दी से भैया। विकल्प आपकी मर्जी का, ये हाथ नीचे करूंगा तो आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा। लिखा आप लोगों ने? देखो, जहां आपको मंडला दिख रहा है वास्तव में वही गड़ा मंडला है। और जब जैसे ही मंडला को गड़ा मंडला लिखा जाता है, मंडला को जैसे ही गड़ा मंडला लिखा जाता है, मंडला को जैसे ही
गड़ा मंडला लिखा जाता है तो यह क्षेत्र जबलपुर के नाम से कहलाता है। किस नाम से कहलाता है? जबलपुर के नाम से कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गड़ा मंडला। ठीक है ना, गड़ा मंडला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलें, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। ठीक है ना, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, रानी रूपमती से संबंधित है। रानी रूपमती का यहाँ पर महल भी बना हुआ है और यही महल में आप देखेंगे तो रेवा कुंड भी है। कौन सा कुंड है राजा भैया? रेवा कुंड भी निर्मित है। नेक्स्ट पर चलें, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, इससे पहले आप लोग ध्यान रखें कि फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए आप लोग देखेंगे कि 499 विशेष ऑफर है। मैं आपको सच बता दूं, देखो खैर नहीं बोलना चाहिए, रहने दो। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर इसलिए है कि अब छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो चुकी है कि ये ऑफर आई थिंक कल तक आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कल तक इसका आप उचित लाभ उठा सकते हैं। तो खास करके एसएससी जीडी वाले बच्चों को आप बहुत ज्यादा अच्छे से ये जानकारी देते हैं कि भैया उनके लिए एसएससी जीडी के एक बैच चल रहा है, कितना बढ़िया मौका है। ठीक है ना, एक व्यक्ति इसमें सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है। आप देखो, ना जाने किस बात की खुशी है ये भाई साहब को, भगवान ही जाने किस बात की खुशी है। देखो भाई साहब, सब में सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। अगला देखो, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर मिलेगी आप लोगों को? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में और ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तो आप लोगों को याद रखना होगा, इनकी समाधि मिलेगी ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर मिलेगी? ग्वालियर में। ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। अब ग्वालियर में अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर में किस किस की समाधि है? देखिएगा, ग्वालियर में किस किस की समाधि है? ठीक है ना, ग्वालियर में देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ठीक है ना, झलकारी बाई की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, झलकारी बाई की समाधि है, तानसेन की समाधि है, तानसेन की समाधि है, मोहम्मद घोष का मकबरा है, इनके गुरु तानसेन के मोहम्मद घोष का मकबरा है, मोहम्मद घोष का मकबरा है। हद्दू खां की समाधि है, हद्दू खां की समाधि है, हस्सू खां की समाधि है, हद्दू खां की समाधि भी यहीं पर मिलेगी, हस्सू खां की समाधि भी यहीं पर मिलेगी। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? ये ग्वालियर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, वहीं पर आप लोग देखेंगे चंदेरी में, तो चंदेरी में किसकी समाधि है? तो याद रखिएगा, बैजू बावरा। किसकी समाधि है राजा भैया? बैजू बावरा की समाधि कहां पर मिलेगी? तो बैजू बावरा की समाधि मिलेगी चंदेरी में। ठीक है ना, आलमपुर जिला भिंड में आता है, आलमपुर में किसकी समाधि मिलेगी? तो आलमपुर में मिलेगी मल्हार राव होलकर की। किसकी मिलेगी राजा भैया? मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर मिलेगी? आलमपुर जिला भिंड में मिलेगी। ठीक है ना, आलमपुर ना दे तो उत्तर क्या देगा वो? भिंड उत्तर देगा। ठीक है ना, वहीं पर आप देखेंगे रावेर खेड़ी में किसकी मिलेगी? रावेर खेड़ी। चलिएगा, रावेर खेड़ी कहां पर आता है? तो आपको बता दूं, खरगोन में आता है, नर्मदा नदी के किनारे। यहां पर मिलेगी पेशवा बाजीराव प्रथम, वही बाजीराव प्रथम जिनके नाम पर आप लोग देखेंगे फिल्म बनी है, पेशवा बाजीराव प्रथम जिनके नाम पर फिल्म बनी है, बाजीराव मस्तानी, ये इनकी समाधि यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगी सादत खां की समाधि, सादत खां। ठीक है ना, सादत खां की समाधि कहाँ पर मिलेगी? तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी के मुख्यालय के सामने ये मिलेगी आप लोगों को, इंदौर में। इंदौर में कहाँ पर? तो याद रखिएगा, एमपीपीएससी मुख्यालय के सामने, एमपीपीएससी मुख्यालय के सामने, एमपीपीएससी मुख्यालय के सामने किस क्रांतिकारी की समाधि है? तो वो मिलेगी किसकी? शहादत खां की मिलेगी। ठीक है, शहादत खां की समाधि कहां पर मिलेगी? एमपीपीएससी मुख्यालय के सामने मिलेगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए शाहजहां की समाधि कहां पर है, शाहजहां की मुमताज की समाधि कहां पर है? तो मुमताज का मकबरा, पहला मकबरा मुमताज की समाधि कहां पर मिलेगी? बुरहानपुर में। कहां पर मिलेगी राजा भैया? बुरहानपुर में मिल जाएगी। ठीक है ना, बुरहानपुर में मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, किशोर कुमार की समाधि कहां पर मिलेगी? किशोरदा की समाधि, किशोर कुमार की समाधि, और संत सिंगा जी की समाधि, संत सिंगा जी की समाधि, और तीसरा नाम है धुनी वाले दादाजी। कौन है? धुनी वाले दादाजी, धुनी वाले दादाजी। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो धुनी वाले दादाजी, किशोर कुमार, संत सिंगा जी, तीनों की समाधि कहां पर मिलेगी? खंडवा में। कहां पर मिल जाएगी राजा भैया? खंडवा में। तीनों की समाधि कहां पर है? खंडवा में। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा प्रश्न बनेगा इससे। ठीक है ना, इससे एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा
किशोर कुमार धोनी वाले दादाजी, संत सिंगा जी, इन सब की समाधियों की बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिलेगी? खंडवा जिले में। कौन से जिले में है राजा भैया? खंडवा जिले में। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा सिंधियाओं की छतरी, सिंधिया में सिंधियाओं की छतरी, ठीक है ना, सिंधियाओं की छतरी, सिंधियाओं की छतरी कहाँ पर मिलेगी, अर्थात सिंधियाओं की समाधि कहाँ पर मिलेगी? शिवपुरी। ग्वालियर मत लगाइएगा, कहाँ पर मिलेगी? शिवपुरी में। आपसे पूछा जाएगा तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर मिलेगी, तो तात्या टोपे जी की समाधि भी कहाँ पर मिलेगी? शिवपुरी। कहाँ पर मिलेगी राजा भैया? शिवपुरी। मामा टंट्या भील की समाधि कहाँ पर मिलेगी? मामा टंट्या भील की समाधि कहाँ पर मिलेगी? तो याद रखिएगा पाताल पानी। कहाँ पर मिलेगी राजा भैया? पाताल पानी। ये पाताल पानी जगह कहाँ पर आती है? महू जिला इंदौर। कहाँ पर आती है राजा भैया? महू जिला इंदौर, महू जिला इंदौर। अगर आपसे पूछा जाएगा रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर मिलेगी, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर मिलेगी, तो देखिएगा रानी दुर्गावती की समाधि जहाँ पर मिलेगी उस गांव का नाम है ग्राम बरेला। क्या नाम है? ग्राम बरेला। बरेला नामक स्थान है, बरेला नामक गांव है, नरई नाला नामक स्थान है, नरई नाला नामक स्थान है। और जिला कौन सा हो जाएगा? तो जिला हो जाएगा, इसको आंसर बता देता हूं, जिला हो जाएगा जबलपुर। जिला कौन सा हो जाएगा राजा भैया? जबलपुर। वैसे ही आप लोगों से पूछे होलकर्स की छतरी, याद रखिएगा होलकर्स की छतरी, होलकर्स छतरी कहाँ पर मिलेगी? तो ये सब मिलेगी इंदौर में। इंदौर में आप लोगों को मिल जाएगा खांडेराव की समाधि, मालेराव की समाधि, ठीक है ना, तुकोजी राव होलकर की समाधि मिल जाएगी, यशवंत राव होलकर की समाधि मिल जाएगी। ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले केवल अहिल्याबाई की समाधि, अहिल्याबाई की समाधि, ठीक है ना, अहिल्याबाई की समाधि, तो ये कहां पर मिलेगी? महेश्वर में। कहां पर मिलेगी राजा भैया? महेश्वर में। अहिल्याबाई की समाधि कहां पर मिलेगी? महेश्वर में। ऐसे ही पूछ लिया जाए आप लोगों से महाराजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल के बारे में अगर पूछे आपसे, ठीक है ना, महाराजा छत्रसाल की, तो महाराजा छत्रसाल की कहां पर मिलेगी? धुबेला। ये धुबेला कहां पर आता है? छतरपुर में। कहां पर है राजा भैया? छतरपुर में। धुबेला छतरपुर में मिलेगी। ठीक है, धुबेला जिला छतरपुर में मिलेगी। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से। ठीक है, अब एक और देखो, आपसे पूछा जाएगा रानी रूपमती, रानी रूपमती की समाधि कहां पर मिलेगी? और वैसे ही पूछा जाएगा बाज बहादुर की समाधि कहां पर मिलेगी? बाज बहादुर की समाधि, तो इन दोनों की समाधि कहां पर मिलेगी? सारंगपुर। कहां पर मिलेगी? सारंगपुर। ये कौन से जिले में आता है? राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? काली सिंध नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। कौन सी नदी है राजा भैया? काली सिंध नदी। और आपको एक बात बता दूं मैं, रानी रूपमती की समाधि पर क्या लिखा और बाज बहादुर की समाधि पर क्या लिखा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। देखिएगा शहीद ए वफा, शहीद ए वफा किसकी समाधि पर लिखा हुआ है? शहीद ए वफा रानी रूपमती की समाधि पर लिखा हुआ है। और आशिक ए शादिक, आशिक ए शादिक, आशिक ए शादिक ये किसकी समाधि पर लिखा हुआ? आशिक ए शादिक किसकी समाधि पर लिखा है? बाज बहादुर की। और रानी रूपमती के ऊपर क्या लिखा है? शहीद ए वफा। ये दोनों समाधियां किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ठीक है, पूरा बोर्ड भर गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, साइड में हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कोई और बच गया तो भाई अभी भी उठा के ला सकते हैं हम अभी भी, ठीक है ना। याद रखिएगा एक और है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा की कब्र, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां पर मिलेगी? तो याद रखिएगा ये मिलेगी तेली की सराय में। कहां पर मिलेगी? तेली की सराय। ये तेली की सराय नामक जगह कहां पर मिलेगी? हरदा, सॉरी, तेली की सराय कहां पर मिलेगी? हरदा में। कहां पर मिलेगी? हरदा में। यहीं पर आप लोगों को एक और मिल जाएगा, एक और महत्वपूर्ण स्थान मिल जाएगा तेली की सराय में। और वो स्थान कौन सा होगा? याद रखिएगा कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा की समाधि कहां पर मिलेगी? कान्हा बाबा की समाधि ये मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सोडलपुर में मिलेगी। कहां पर मिलेगी राजा भैया? सोडलपुर में। कहां पर मिलेगी? सोडलपुर में। सोडलपुर बोले तो जिला हरदा। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर जिला हरदा। ओके, तेली की सराय हंडिया में आता है, जिला हरदा के अंतर्गत, नर्मदा नदी के किनारे, नेमावर के दूसरी साइड में, नेमावर के दूसरी तरफ। बोर्ड भरा हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये इसमें मध्य प्रदेश में किस किस की समाधि है, खास खास समाधि सारी लिखी हुई है। ठीक है, चलिएगा भैया, वीडियो भी लाइक करते चलिएगा राजा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था?
सेंधवा कहाँ पर आता है? तो सेंधवा एक तहसील है, महाराष्ट्र बाउंड्री टच है और ये बड़वानी जिले की एक तहसील है सेंधवा। भील जनजाति वाला क्षेत्र है, मराठी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर उत्तर आएगा भीमा नायक। क्या उत्तर आएगा राजा भैया? भीमा नायक। भीमा नायक इसका राइट आंसर होगा। इन्हें क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिनहुड। निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है निमाड़ का रॉबिनहुड। ठीक है ना। भीमा नायक जी को क्या कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिनहुड। 1840 में बड़वानी में इनका जन्म हुआ। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। याद रखिएगा, कौन सजा दी गई? काला पानी की सजा दी गई। और इन्हें 29 दिसंबर को इन्हें फांसी दी गई थी, भीमा नायक साहब को। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलो रामू, अब सभी विद्यार्थी जो बने हुए हैं, ठीक है ना, इनके साथ में अब हम आगे बढ़ेंगे। वो भी कब बढ़ेंगे? कल। ठीक है ना। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, रोज जुड़ें। कल आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं मैं कि नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें आपके जिलेवार प्रश्न रहेंगे। कौन से प्रश्न रहेंगे? जिलेवार प्रश्न रहेंगे। जिलेवार प्रश्न रहेंगे, अच्छे से उत्तर लगा लेना, आपका भला हो जाएगा, सच बता रहा हूं मैं। जिलेवार प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगली क्लास में कब से रहेगी? 9 बजे से लाइव। ठीक है ना, 9 बजे ये पीएम को लाइव रहेगी, 9 बजे। ठीक है ना, 9 बजे से आपकी लाइव क्लास रहेगी, याद रखिएगा। अब आपको बढ़िया से प्रश्न मिलेंगे, कोई भी बच्चा देर ना करे, सबसे अच्छे प्रश्न मिलेंगे कल आप लोगों को। ये जो प्रश्न चल रहे थे अब इससे हटके प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक कह रहे इतनी जल्दी क्लास एंड कर दी। अरे भैया मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मैंने एक क्लास और ली है। ठीक है ना, ये क्लास भी ली है। ठीक है ना, चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।